रेखा आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। बहुत ही सज धज कर तैयार हो रही थी। उसे कब से इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आए तो रेखा को देखते ही पसंद कर लिया। रेखा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। रेखा की जिस लड़के के साथ रिश्ता हुआ उस लड़के का नाम सूरज था। सूरज का एक छोटा भाई पवन था। उनके माता पिता की कई सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए दोनों भाई ही रेखा को देखने के लिए आए थे। पवन सूरज से 15 साल छोटा है। सूरज ने हमेशा अपने भाई पवन को एक बेटे की तरह पाला है। जब रेखा शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो पवन ने ही उसका वेलकम किया था। देखते ही देखते शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन रेखा मां नहीं बन पाई थी। हमेशा चिंता में रहने लग गई थी। पवन भी 20 साल का हो चुका था। जब सूरज और रेखा की शादी हुई थी तब पवन की उम्र 10 साल की थी। सूरज रेखा नहीं पवन ने ही अपने बेटे की तरह माना है। एक दिन रेखा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर पवन वहां पानी पीने आया। उसने रेखा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। रेखा ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक पता नहीं कैसे हो गया। पवन ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या आपने भैया को बताया है? रेखा ने कहा, नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार में परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन पवन की फिक्र कम नहीं हुई, मगर रेखा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी, खाना बनते ही बुला लूंगी। रेखा की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए पवन ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। रेखा बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रेखा का पति सूरज कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी को कोई बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। रेखा का 20 साल का देवर पवन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सूरज जैसा प्यार करने वाला पति पाकर रेखा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल रहा था। बस ऐसे ही दिन निकल रहे थे। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब रेखा 30 साल की हो चुकी थी। अपने हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। पवन ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रेखा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रेखा आज तक नहीं भांप पाई थी। पवन की गर्दन धीरे से रेखा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से रेखा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। रेखा की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे पवन के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज बंद जानकर रेखा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। पवन हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर पवन ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। रेखा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी पवन की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाला जा रहा था। खाने के बाद रेखा सोने जाने लगी तो पवन बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए न, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। रेखा ने मना किया, लेकिन पवन कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ।
भाभी यहाँ से आप हमेशा मंगाती है, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। रेखा ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राज ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है पवन बाबू? केमिस्ट ने पवन को खोया सा देखा तो पूछा। पवन का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। पवन मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी दे न। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता। पवन को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं थी। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी रेखा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने पवन के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। पवन ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? पवन के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। पवन उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर बेल बजाते ही रेखा ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए। पवन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। रेखा अपने कमरे में आकर लेट गई। पवन ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रेखा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो पवन ने उसे रोका। भाभी, अभी दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया? रेखा ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर पवन ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रेखा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। पवन उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रेखा को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। पवन ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। पवन की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ रेखा के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी सूरज रेखा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर पवन थक कर चूर चूर होकर रेखा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। पवन बेशर्मी से बड़बड़ाया और रेखा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। रेखा अब तक धीमे धीमे करा रही थी। पवन पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रेखा अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। पवन ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक मेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रेखा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया। औलाद के लिए मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा
तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी पवन को कानूनी रूप से गोद लूंगी। पवन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर रेखा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक पवन का ध्यान रेखा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रेखा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर पवन उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रेखा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रेखा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर पवन की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रेखा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने पवन के मोबाइल फोन में कैद रेखा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरेलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर रेखा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फुट फुट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छंटती गई। सूरज का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन रेखा बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने पवन का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक सूरज लौट आया और भागते हुए रेखा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी सुनने में ताक रही थी। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रेखा का शरीर एक और लुढ़क गया। रेखा, रेखा चीखता हुआ सूरज उसे झकझोरे जा रहा था। पर रेखा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। सूरज का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने अपने भाई और पत्नी को खो दिया था। धन्यवाद।